पिछला टी20 वर्ल्ड कप के रनअप साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका हालांकि पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी बहुत मेहनत की बाद फाइनल में पहुंचा था। आपको याद होगा नेपाल के साथ ऑलमोस्ट हार गया था, शायद 1 रन से वो मैच जीता था। फिर आया बांग्लादेश, उनके साथ भी हार गया था। अगर अंपायर ने महमूदुल्लाह को गलत डिसीजन से आउट नहीं दे देता तो साउथ अफ्रीका वो मैच भी हार गया था। नेदरलैंड के साथ भी इनका बहुत खराब हाल था, जितना मुझे याद है 20-30 रन पे 4 विकेट 5 विकेट गिर गया था। और फाइनल पे 4 ओवर पे 25-26 चाहिए था, 6 विकेट हाथ में था, वो मैच भी हार गया था। दो बैट्समैन जिन्होंने फाइनल पे अच्छा किया था, एक स्टब्स एक क्लासन, दोनों इस बार स्क्वाड में नहीं है। स्टब्स को ड्रॉप कर दिया, क्लासन तो रिटायरमेंट ले चुका है। एक प्रॉब्लम जो उनका था पिछले सीजन वर्ल्ड कप में कि बैटिंग डेप्थ कम था, 7 तक बैटिंग था और 7 पे मार्को यंसन आ रहा था। स्टाप्स के ड्रॉप होने से इंडिया के फैंस बहुत दुखी कि स्टाप्स को कैसे ड्रॉप कर दिया। लेकिन स्टाप्स का एशिया में टी20 में इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट है 117 का। पिछले 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 125 और 121 का। स्टाप्स का ड्रॉप होना बनता था। बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहा है, एवरेज भी बहुत कम है। और मतलब अगर आप सोचो शुभमन गिल अगर 140 143 के स्ट्राइक रेट के साथ इंडिया की टीम में जगह नहीं बना पा रहे तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि स्टाप्स 120 के साथ जगह बना लेगा। ठीक है, ड्रॉप होना तो डेविड मिलर का भी बनता था, लेकिन इन्होंने डेविड मिलर क्योंकि एक्सपीरियंस है बैक किया है और क्योंकि क्लास नहीं है, एक तो एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए। हम पहले स्क्वाड से प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उनको आउट ऑफ 70 रेट करेंगे। तो इनके जो प्लेइंग 11 में ओपनिंग करेंगे वो है मार्करम और डिकॉक, नंबर 3 पे जॉर्जी, 4 पे डेवल ब्रेविस, 5 पे फेरेरा, 6 पे डेविड मिलर, 7 पे मार्को यानसन, 8 पे कॉर्बिन बॉश, 9 पे जॉर्ज लिंडे, 10 पे रबाडा और 11 पे एनरिक नॉर्किया। तो बैटिंग तो 8 तक प्रॉपर बैटिंग है कॉर्बिन बॉश, और 9 पे जॉर्ज लिंडे भी आके बैटिंग कर सकता है। ठीक है, रबाडा भी थोड़ा बहुत बैटिंग घुमा सकता है। 5 प्रॉपर बॉलर्स है। उसके बाद आपके पास मार्करम है जो 2 ओवर डाल सकते हैं, आपके पास फेरेरा है जो 2-3 ओवर डाल के आपको दे सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ बैलेंस मुझे लगता है 2024 की स्क्वाड से स्क्वाड बेटर है। स्टार्ट करते हैं कि पावर प्ले बॉलिंग से। पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग करेगा पावर प्ले बैटिंग से, पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा मार्करम, डिकॉक और जॉर्जी। मार्करम का पिछले सीजन आईपीएल बहुत अच्छा गया था। मैं आईपीएल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा। 149 के स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाया था। टी20 में एशिया में 135 का स्ट्राइक रेट है, 38 का एवरेज है। और इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 23 का एवरेज और 144 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट हर जगह सही है, एवरेज ठीक ठाक है। मार्करम इतना शायद डेंजरस नहीं है। अगर आपने अभी 4 टी20 मैचेस देखा होगा इंडिया के अगेंस्ट, शायद एक ही मैच पे अच्छा खेला था, बाकी 3 मैच पे कुछ नहीं किया था। ठीक है, ऑन एंड ऑफ रहता है, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं, थोड़ा स्टेबिलिटी लेके आता है। राइट हैंडेड बैट्समैन जो जिनका टेक्निक अच्छा है, बड़े मैच का प्लेयर है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कोई भूल नहीं सकता है। तो ठीक ठाक बैट्समैन है मार्करम पावर प्ले में टी20 में। डिकॉक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, जब से रिटायरमेंट के बाद आया है बेहतरीन बैटिंग कर रहा है। शायद पहले पाकिस्तान में जाके एक ओडीआई में सेंचुरी मारा, फिर इंडिया में आया एक ओडीआई में सेंचुरी, 2 टी20, एक टी20 में 96 रन, एक टी20 में 65 रन। अभी ऐसे टी20 में 173 का स्ट्राइक रेट और 68 का एवरेज चल रहा है। डिकॉक से डरना चाहिए, क्लीन हिटर ऑफ द बॉल है और आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है पावर प्ले में। जो तीसरा बैट्समैन है पावर प्ले में वो है डिजॉर्जी। डिजॉर्जी अभी तक 2 ही टी20 मैच खेला है, एक्सपीरियंस नहीं है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिजॉर्जी को क्यों लिया साउथ अफ्रीका। मुझे जो लग रहा है कि डिजॉर्जी को इसलिए लिया है क्योंकि जब अभी साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच खेलने आया था जहां पे इंडिया 120 130 चेज नहीं कर पा रहा था, इतना हेविली टर्न हो रहा था बॉल, उधर डिजॉर्जी ऑलमोस्ट हर इनिंग्स पे डबल डिजिट पे रन बनाए। और क्यों? क्योंकि स्पिन को अच्छा खेल रहा था, स्वीप और रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा कर रहा था, जो बेंड अगर कर सकता स्पिन के अगेंस्ट। तो डिजॉर्जी को शायद इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इंडिया में है ये वर्ल्ड कप और स्पिन को अच्छा खेलता है। वरना अगर मैं इनकी पावर प्ले बैटिंग को देखूं एज ए ओपोनेंट मुझे कभी डर नहीं लगेगा। एक डिकॉक से डरना चाहिए, वरना मार्करम और डिजॉर्जी से ठीक ठाक है। तो मैं इनकी पावर प्ले बैटिंग को अभी के लिए 7 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। मिडिल ओवर बैटिंग पे आते हैं। मिडिल ओवर पे इनके लिए एक तो डिजॉर्जी क्योंकि नंबर 3 पर है, मिडिल ओवर पे बैटिंग करेगा, और डेवल ब्रेविस और डोनोवन फेरेरा। डेवल ब्रेविस अपने करियर की पिक पे है। ठीक है, ऐसे टी20 में इस साल 167 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। आईपीएल में पिछले साल 180 का स्ट्राइक रेट था। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस सीजन 176 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जब अभी टी20 सीरीज खेलने आया था 17 का एवरेज था, 17 का एवरेज बहुत ही पोर रहा है। तो स्पिन के अगेंस्ट फंसता है। 1 सेकंड डोनोवन फेरेरा 1 सेकंड करियर की पिक पे है। ऐसे टी20 पे 225 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। लेकिन अभी जो 4 मैच खेलने आया था इंडिया में, उधर उनका भी एवरेज 18 है। तो इनके जो मिडिल ओवर का प्रॉब्लम है, तीनों बैट्समैन पेस यूनिट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पेस के अगेंस्ट बहुत अच्छा कर सकता है डेविल ब्रेविस भी, फेरेरा भी। लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट, स्पेशली क्वालिटी स्पिनर्स, रिस्ट स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर फंसेगा। फिंगर स्पिनर को फिर भी मैनेज कर लेगा, डेविल ब्रेविस भी, फेरेरा भी बहुत अच्छा खेलेगा, लेकिन रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट फंसेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रक्टिव पावर है दोनों अपने पीक पे, तो मैं इनकी मिडिल ओवर बैटिंग को अभी के लिए 8 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। ठीक है, फिनिशर्स पे आते हैं। फिनिशर्स इनके पास है फेरेरा, मिलर, मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश। ठीक है, नाराज मत होना कि मैं अगर ये कहूं कि फेरेरा के बाद इनके फिनिशर्स सेकंड बेस्ट फिनिशर है मार्को यानसन, क्योंकि डेविड मिलर ऐसे टी20 में चलो अभी अच्छा कर रहा है, 4 इनिंग्स पर 116 रन, 163 का स्ट्राइक रेट। लेकिन पिछले सीजन आईपीएल में 127 का स्ट्राइक रेट था। इस बार भी आईपीएल में किसी ने बेस प्राइस में उठाया, शायद दिल्ली ने बेस प्राइस में उठाया। 2025 इंटरनेशनल में
19 का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट, 2024 में 118 का स्ट्राइक रेट। अभी जो 3 मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला है डेविड मिलर, उनका स्कोर था 1, 18 और 20, ठीक है। और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट बहुत गंदा बैटिंग करता है। आपको याद होगा 2024 में जब इंडिया साउथ अफ्रीका गया था 5 T20 खेलने, जहां पे वीवीएस लक्ष्मण कोच था, उधर वरुण के अगेंस्ट रन बना ही नहीं पा रहा था डेविड मिलर। तो डेविड मिलर का फॉर्म बहुत ही खराब है, लेकिन एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा खेला है इंडिया में, एशिया में, तो बैक किया गया है और साउथ अफ्रीका उम्मीद करके वो अच्छा करे। मार्को यानसेन बैटिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया पिछले 1 साल। अभी पूरा टूर देख लो साउथ अफ्रीका इंडिया में, टेस्ट में अच्छा बैटिंग किया, ऑलमोस्ट सेंचुरी मार दिया था ईडन गार्डन में, और अच्छे स्ट्राइकर के साथ ओडीआई में अकेले ऑलमोस्ट 350 चेस कर दिया था एक दिन, ठीक है। और T20 भी अच्छा खासा बैटिंग कर लेते हैं और स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। मार्को यानसेन बड़ा शॉट लगा देता है, पावर जनरेट करता है। कॉर्बिन बॉश वंस अगेन प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है, अच्छा खासा बैटिंग किया है अभी इंडिया में आके ओडीआई में, स्टेबल बैट्समैन है, अच्छा कर सकते हैं। अगेन पेसर्स के अगेंस्ट अच्छा करता है, ठीक है। कुल मिला के इनके जो फिनिशर्स है वो पेस से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट सब वीक है। डोनोवन फेरेरा 4 इनिंग्स पे अभी T20 में शायद 3 मैच पे वरुण के अगेंस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुआ है, ठीक है। स्पिन के अगेंस्ट उसका भी गेम वीक है, ठीक है। डेविड मिलर अगेन मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट उसका भी गेम वीक है, ठीक है। तो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि डेविड ब्रेविस और फेरेरा मिडिल ओवर्स में कैसे खेलते हैं। तो उनकी फिनिशर्स को, क्योंकि नाम बड़ा है, मैं अभी उनको 8/10 रेट कर रहा हूँ। कुल मिला के अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग लाइनअप देखो ना आप, अगर ये वर्ल्ड कप कहीं और कंट्री में होता, अगर इंग्लैंड में होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, या फिर साउथ अफ्रीका में होता, मैं इनको ज्यादा रेट करता। लेकिन क्योंकि इंडिया में है, मुझे पता जब ग्रीप होगा, थोड़ा बहुत टर्न होगा, ये लोग फंसेंगे। इनका बैटिंग लाइनअप, पूरा बैटिंग लाइनअप ऐसा है, ठीक है। तो डिकॉक को ऊपर से अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए, ठीक है। तो इधर मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि स्पिन के अगेंस्ट इनका पूरा बैटिंग लाइनअप थोड़ा वीक है। बात करते हैं पावर प्ले बॉलिंग के बारे में। पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग करेगा मार्को यानसेन, रबाडा और शायद नॉर्किया एक ओवर डाल सकते हैं। मार्को यानसेन वंस अगेन शुरू में न्यूबॉल के साथ बेहतरीन बॉलर है, लेटरल मूवमेंट मिलता है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा बाउंस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उनको। एक्स्ट्रा बाउंस हमेशा बैट्समैन को ट्रेवल करता है। रबाडा ऐसे तो लेजेंडरी बॉलर है, लेकिन पिछले कुछ साल T20 में बहुत ज्यादा रन लीक किया। अभी ऐसे T20 में उनका इकोनॉमी चल रहा है 11 का। आईपीएल 2025 में 12 का इकोनॉमी था, इस साल T20 में 10 का इकोनॉमी रहा है। फिर भी रबाडा मुझे लगता है न्यू बॉल का अच्छा बॉलर ही है, मिडिल और डेथ पे जाके मार खाएगा। बॉलर दोनों अच्छे, रबाडा क्या फॉर्म लेके आएगा उस पर डिपेंड करता है। मैं अभी के लिए इनकी पावर प्ले बॉलिंग को 8/10 रेट कर रहा हूं। आते हैं मिडिल ओवर बॉलिंग पे। मिडिल ओवर पे जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, नॉर्किया, मार्क्रम और फेरेरा, ठीक है। जॉर्ज लिंडे को मैंने महाराज के ऊपर इसलिए चुना है, दोनों सेम टाइप ऑफ बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और ऐसा नहीं है कि महाराज बहुत ही डेंजरस बॉलर है इस फॉर्मेट में। टेस्ट होता तो मैं शायद महाराज को चुन लेता, ओडीआई होता तो शायद मैं महाराज को ले लेता, लेकिन T20 है, दोनों सेम टाइप ऑफ बॉलर है। और दोनों का अगर इकोनॉमी भी देख लो, ऑलमोस्ट 8 के नीचे है दोनों की इकोनॉमी। और क्योंकि जॉर्ज लिंडे बैटिंग अच्छा कर सकता है, मैंने जॉर्ज लिंडे को चुना है। ठीक ठाक बॉलर है, इतना डरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जॉर्ज लिंडे ऐसा हेवी टर्न ऑफ द बॉलर तो नहीं, ठीक है। मार्करम भी ठीक ठाक कर लेगा जहाँ पे बॉल ग्रीप होगा। बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि नॉर्किया और कॉर्बिन बॉश मिडिल ओवर पे कैसा बॉलिंग करते हैं। फेरेरा अच्छा खासा बॉलिंग मैंने देखा है कि फ्लैट बॉल डालता है, थोड़ा ट्रेजेक्टरी फ्लैट है, थोड़ा तेज डालता है, 109 110 किलोमीटर पर आवर से बॉल डालते हैं। वो भी 1-2 ओवर आपको अच्छा करके दे सकते हैं। इस मिडिल ओवर बॉलिंग को अभी के लिए मैं 7/10 दूंगा, क्योंकि इनकी जो स्पिनर्स की क्वालिटी है उतना बढ़िया नहीं है जितना इंडिया का है। या फिर अगर आप देख लो, एटलीस्ट आदिल रशीद है इंग्लैंड में, जो अच्छा खासा टर्न मिलता है। एडम जैम्पा है ऑस्ट्रेलिया में, जो अच्छा खासा टर्न मिलता है, विकेट टेकिंग बॉलर है। अफगानिस्तान के पास रशीद है, अफगानिस्तान के पास नबी है, जो विकेट टेकिंग बॉलर है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इनकी मिडिल ओवर बॉलिंग को, क्योंकि स्पिन इंडिया में मिडिल ओवर पे अच्छा होना चाहिए, 7/10 दूंगा। मुझे इतना खास लगा नहीं है। डेथ बॉलिंग पे आते हैं। डेथ पे मार्को यानसेन, नॉर्किया और कॉर्बिन बॉश सब 1-1 2 ओवर डालेंगे। नॉर्किया से स्टार्ट करते हैं। आराम से 150, इंजरी के बाद बाहर आए और आराम से 150 टच कर रहे हैं। ऐसे T20 में अभी 4 इनिंग्स पे 9 विकेट ले चुका है, 11 का एवरेज चल रहा है, जो बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। और नॉर्किया अगर फुल्ली फिट हो तो बहुत डेंजरस जा सकता है। नॉर्किया का 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा गया था, ठीक है। और डेथ का अच्छा बॉलर है, पेस के साथ एक्स्ट्रा बाउंस, यॉर्कर्स भी बहुत अच्छा डालता है 3 स्टंप पे। रबाडा को मैं डेथ पे इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, रबाडा डेथ पे बहुत मार करा है। आपको 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप भी याद होगा, उधर भी उसने डेथ पे मार खाया। और रबाडा को डेथ पे आजकल बहुत कम कोई यूज़ करता है, ठीक है। जितना मैं ऐसी T20 में 1-2 मैच देखूँ उधर भी वो मार ही खा रहा है, ठीक है। मार्को यानसन डेथ पे अच्छा बॉलिंग कर लेता है। एक तो स्लोअर ऑफ करा डालता है, एक वाइड यॉर्कर डालता है, और बाउंसर में वो बिलीव करते हैं। तो डेथ बॉलिंग को अभी के लिए मैं 8/10 दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा रेपुटेशन को देखते हुए उनको ज़्यादा रेट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉर्बिन बॉश को भी मैंने देखा है ओडीआई सीरीज में डेथ पे अच्छा बॉलिंग कर। आपको पहला ओडीआई याद होगा जहाँ पे इंडिया आराम से 390 400 कर बना सकते थे, लेकिन कॉर्बिन बॉश का शायद 46 48 तो आया था वहाँ पे, जहाँ पे वो अच्छा वाइड यॉर्कर डाल रहे थे। कॉर्बिन बॉश भी डेथ पे अच्छा खासा बॉलिंग कर लेता है, ठीक है। एक टीम मुझे लगता है बहुत हद तक डिकॉक, डेविड ब्रेविस, फेरर और मार्को यानसन, ये 4 प्लेयर बैटिंग से क्या करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा करेगा। और रबाडा और डिकॉक, डेविड मिलर के फॉर्म बहुत जरूरी इनके लिए, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर, दोनों के फॉर्म बहुत खराब है अभी।
बैकअप के प्लेयर से बात करते हैं। बैकअप पे इनके पास है महाराज, वन सेकंड, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत एक्सपीरियंस है, जो शायद आपको प्लेइंग में नजर आएंगे। ठीक है, इतना डेंजरस नहीं है, इतना ऐसा नहीं है कि महाराज इस फॉर्मेट में बहुत ही खतरनाक है, ना इकोनॉमिकल रहता है महाराज। अगर देख लो उसका इकोनॉमी उठा के पिछले 1-2 सीजन 9 के ूपर उसका इकोनॉमी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लुंगी निगड़ी जो न्यू बॉल से अच्छा बॉलर है, लेटरल मूवमेंट थोड़ा बहुत मिलता है और डेथ पे आके थोड़ा बहुत ऑफ कार्ड डालते हैं, अच्छा बॉलर है, वेरिएशन अच्छा है लुंगी निगड़ी का। मफाका ठीक ठाक लेफ्ट आर्म पेसर है, मार बहुत खाता जितना मैंने मफाका को देखा है। एक जेसन स्मिथ बैट्समैन है बैकअप पे, क्यों है मुझे नहीं पता। जब जब भी मैंने जेसन स्मिथ को देखा खेलते हुए सिंगल डिजिट पे रन बना रहे, और मैं ये ऐसे T20 को इसलिए फॉलो कर रहा था क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, मुझे देखना था कौन क्या करता है। जेसन स्मिथ कोई तो स्पेशल कोटा से आया होगा इस टीम में, क्योंकि मेरा कहीं पे भी ब्रेन लगा के मैं ये निकल नहीं पा रहा हूँ कि जेसन स्मिथ स्क्वाड में आया कैसे। ठीक है, तो बॉलिंग की बैकअप ठीक ठाक है, ऑलराउंडर्स की बैकअप की जरूरत नहीं है, जितने भी ऑलराउंडर्स थे मैंने सबको प्लेइंग में डाल दिया है, लेकिन बैटिंग के बैकअप उतना कुछ खास है नहीं। मैं इनके बैकअप को 6/10 रेट करूं, तो मैंने 70 में से साउथ अफ्रीका को 52 रेट किया है। मुझे डाउट है, हर डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि पावर प्ले अगर बैटिंग देखो, डिको को छोड़ के बाकी दो बैट्समैन मार्करम और जॉर्जी इतना हाई स्ट्राइक के साथ बैटिंग करता नहीं है कभी। मिडिल ओवर पे देखो ब्रेविस और फेरर नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या करेगा। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सबको मैं कंसिडर कर भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम है ना कि बड़े मैच पे आप क्या करोगे। साउथ अफ्रीका चलो नॉकआउट स्टेज पे तो पहुंच ही जाएगा मैं मान लेता हूँ, लेकिन बड़े स्टेज पे क्या फेरेरा और ब्रेविस स्पिनर्स के लिए अच्छा कर पाएगा, उस पर एक डाउट है। डेविड मिलर का करंट फॉर्म बहुत खराब, रबड़ा का करंट फॉर्म बहुत खराब, हो सकता है मुझे सरप्राइज कर दे, लेकिन मैं अभी के लिए इनको आउट ऑफ 70 52 रेट कर रहा हूँ। ट्रॉफी जीतना मेरे हिसाब से उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।